आपको गालिबन इल्म तो होगा ही कि सुल्वीना के फ्लैट में अक्सर दखलंदाजी होती रहती है और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुल्वीना के कमरे में चोरी छुपे आने वाला जो कोई भी है वो कौन है और क्या चाहता है। क्या सुल्वीना ने आपको इस काम के लिए मुकर्रर किया है? ये बात माइकल ने कही। जी हाँ, मैंने गर्दन हिलाई। मैं जो काम करता हूँ उसकी कानूनी तारीफ ज़रूरतमंदों की मदद है और सुल्वीना हमारे पास इसीलिए आई थी क्योंकि उसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन इस सिलसिले में भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मार्था गिलबर्ट ने कहा। उसकी आवाज़ में बदस्तूर पसोपेश का हल्का सा तासुर मौजूद था। जवाब देने से पहले मैंने इजाज़त तलब की और एक सिगरेट सुलगाई। फिर ज़रा गौर से मार्था की तरफ देखा। उसने जर्द रंग का लंबा सा फ्रॉक पहन रखा था। शानों पर एक सूती शॉल उसने निहायत एहतियात से लपेट रखी थी। आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा था। चेहरा गोल था और नाक नक्शा तीखा। साफ पता चलता था कि चंद साल पहले तक वो खासी दीदाजेब और पुरकशिश रही होगी, मगर उसकी जाज़बियत और कशिश अब मान पड़ रही थी। अपने मौजूदा हुलिये में अपनी उम्र से वो कुछ बड़ी भी नजर आ रही थी। साथ ही मैंने ये भी महसूस किया कि उसके चेहरे पर एक ऐसी थकावट, तज़ब्ज़ब और परेशानी का तासुर था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता था। मैंने कुछ देर उसके बशरे का जायजा लिया, फिर हाथ बढ़ाकर सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ी। आप ठीक कहती हैं, मैंने मुस्कुराकर नरम आवाज में बात शुरू की। मैं ये नहीं जानता कि आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं, लिहाजा यूं है कि हम सिर्फ गुफ्तगू करेंगे। मैं कुछ बातें पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि आप उनके जवाब में जो कुछ मुझे बता सकती हैं बताएं, लेकिन पूरी ईमानदारी से। हो सकता है बातों बातों में मुझे कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जो मेरे लिए करामत हो। मैंने एक लम्हा रुककर गौर किया, फिर बात आगे बढ़ाई। जैसा कि मैंने जिक्र किया और आप खुद भी जानती हैं कि कुछ दिनों से कुछ लोगों ने सुल्वीना के फ्लैट को पब्लिक पार्क समझ रखा है। जब उनका दिल चाहता है फ्लैट में मटर गश्त करने चले आते हैं, सामान उलट पुलट करते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा वो महज तफरीहन या शरारतन नहीं करते, बल्कि यकीनी तौर पर उन्हें किसी शय की तलाश है। लेकिन वो क्या शय है? क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकती हैं? मार्था ने भुंचका होकर मुझे देखा। मैं भला क्या कह सकती हूँ इस बारे में? इसका बेहतर जवाब तो सुल्वीना ही दे सकती है। मैंने सर हिलाया। आप ठीक कहती हैं, मैंने सुल्वीना से इस बारे में तफसील से बात की थी, लेकिन वो खुद हैरान है। उसके बयान के मुताबिक उसके पास ऐसी कोई भी शय नहीं है जो किसी के लिए दिलचस्पी का बायस हो। तो फिर उसके फ्लैट में बेजा मुदाखलत क्यों हो रही है? कोई ना कोई सबब तो जरूर होना चाहिए। ये तो खैर आप ठीक कहते हैं, मार्था ने इत्तेफाक किया। आपकी मुलाकात सुल्वीना से जरूर होती होगी और गुफ्तगू भी। जी हाँ, वो ज्यादा नहीं लेकिन अक्सर होती है, और बातचीत भी, मार्था ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, मैंने बगौर मार्था को देखते हुए कहा। मिसेस गिलबर्ट, मैं चाहता हूँ कि आप जरा गौर करें, जहन पर जोर दें और याद करें। मुमकिन है सुल्वीना ने कभी रवा रवी में कोई ऐसी बात की हो या किसी ऐसी शय का जिक्र किया हो जो उसके लिए तो बज़ाहिर गैर अहम हो, मगर मुमकिन है वही चीज किसी और के लिए अहमियत रखती हो। मार्था कुछ देर सोचती रही, फिर सर हिलाकर मायूसी से बोली, नहीं, अफसोस कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मैं चंद लम्हे चुप रहा और गौर से मार्था का चेहरा देखता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, उस पर कोई तासुर नहीं था, और अगर कोई तासुर था भी तो मैं इसे सिर्फ तजब्जुब का नाम दे सकता था। कुछ देर बाद मैंने कहा, ये बड़ी अजीब बात है। बज़ाहिर यूं लगता है कि सुल्वीना के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं जो इस नामालूम फर्द या अफराद के लिए दिलचस्पी का बायस हो। फिर भी वो शख्स या वो लोग वहां आते हैं और इस नामालूम शय को तलाश करने की कोशिश करते हैं। खैर, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। देखिए, इमारत में दाखिले के दो रास्ते हैं, अक़बी और बैरूनी। अक़बी दरवाज़ा मुस्तकिल तौर पर बंद रहता है और बैरूनी दरवाज़ा भी रात में अंदर से बंद कर दिया जाता है। दिन में तो खैर कोई भी नज़र बचाकर बैरूनी दरवाजे से इमारत में दाखिल हो सकता है, लेकिन रात में ये मुमकिन नहीं। तो फिर सवाल ये है कि वो शख्स रात में अंदर कैसे दाखिल होता है? आपके इल्म में है कि फ्लैट में दरअंदाजी की वारदात रात में भी कई बार हो चुकी है। जी हाँ, मैं जानती हूँ, मार्था ने मध्यम आवाज में कहा। रात में तो बज़ाहिर नामुमकिन है। बज़ाहिर? मैंने चौंक कर मार्था की तरफ देखा। जी हाँ, बैरूनी दरवाजा रात में अंदर से बंद किया जाता है और ये काम अमूमन गिल करते हैं, मगर होता यूं है कि कभी कभार भूल चूक भी हो जाती है। फिर अक्सर यूं भी होता रहा है कि दरवाजा बंद होने के बाद किसी जरूरत से मुझे या सुल्वीना को बाहर जाना पड़ा, कुछ देर के लिए।
वापसी में कुंडी लगाने का ध्यान ही न रहा और दरवाजा रात भर खुला ही रहा। हो सकता है वो शख्स ऐसे ही मौक़ों पर इमारत में दाखिल हुआ हो। क्या वाकई अक्सर ऐसा भी हुआ है? जी हाँ, मार्था ने वसूख से कहा। मैंने पुरख्याल अंदाज में मार्था को देखते हुए सवाल किया, और ये भी हो सकता है कि दरवाज़ा कस्दन खुला छोड़ दिया गया हो? मार्था ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हो तो ये भी सकता है, लेकिन सवाल ये है कि करेगा कौन? इमारत में सिर्फ 3 अफराद हैं, गिलबर्ट, मैं और सुल्वीना। उसने रुककर मुझे सवालिया नज़रों से घूरा। आपके ख्याल में हम तीनों में से कौन ऐसा कर सकता है? मैंने इस बात का फौरन जवाब नहीं दिया। बगौर मार्था को देखता रहा, उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी बरगश्तगी और तंज का मिला जुला अक्स था, और उसकी खफकी कुछ ऐसी बेजा भी नहीं थी। मेरे आखिरी जुमले का मफहूम सरीहन यही था। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने मुस्कुराकर नर्म लहजे में कहा, भाई आप नाराज न हो, मेरी बात का मफहूम बज़ाहिर वही था जो आपने समझा, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं भी क्या करूँ? ऐसी वारदातों की तफ्तीश में हमें हर पहलू पर नज़र रखना पड़ती है, और अक्सर ऐसे सवालात करना पड़ते हैं जो बज़ाहिर बेतुके भी होते हैं और लोगों की नाराज़गी का सबब भी बनते हैं। मैंने रुककर एक लम्हा गौर किया, फिर कहा, खैर मैं अब एक और सवाल पूछता हूँ, शायद आपका जवाब मेरी कोई मदद कर सके। देखिए, इतना मुझे मालूम है कि आपकी बेटी और मिस्टर माइकल तो अक्सर इमारत में आते जाते हैं। उनके अलावा गालिबन सुल्वीना की 2-3 सहेलियां हैं, फिर आपके कुछ और मिलने वाले भी होंगे। क्या आप इन आने जाने वालों पर कोई रोशनी डाल सकती हैं? मेरा मतलब है कि इनमें से क्या कोई ऐसा है जिसकी आमद और रफ्त और तर्ज अमल में आपको कोई गैर मामूली बात महसूस हुई हो? मार्था के चेहरे पर कुछ उलझन के आसार नजर आए। ये भी महसूस हुआ कि सवाल जवाब के इस सिलसिले से वो कुछ उकता सी गई है। ताहम उसने ज़ब्त से काम लिया। चंद लम्हे गौर करने के बाद वो बोली, मिस्टर आलम, मैं नहीं समझ सकती कि इन सवालात से आपका क्या मकसद है। मेरे चंद एक मिलने वाले हैं जो अक्सर आते हैं, लेकिन इन पर शुबह करने की कोई वजह कम से कम मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि वो देर से इस शहर में आबाद हैं, जबकि सुल्वीना महज चंद माह पहले यहाँ आई है और वो लोग सुल्वीना से वाकिफ नहीं हैं। उसने कुछ तवक्कुफ के बाद फिर इजाफा किया, रह गई सुल्वीना की सहेलियां, तो ये ठीक है कि उसकी 2-3 सहेलियां कभी कभार आती हैं, लेकिन मैं उनसे वाकिफ नहीं, लिहाजा कुछ नहीं कह सकती। आप ठीक कहती हैं। मैंने हंसकर जरा दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। मिसेस गिलबर्ट, आप दारुल हुकूमत से आई हैं? जी, क्या मतलब? मेरा मतलब है मिस्टर गिलबर्ट की शादी से कबल आप दारुल हुकूमत में ही रहती थीं। जी हाँ। सुल्वीना भी दारुल हुकूमत से आई है, सिर्फ चंद माह कबल। क्या दारुल हुकूमत में आप सुल्वीना से वाकिफ थीं और उससे आपकी मुलाकात हुई थी? मार्था ने जरा पसोपेश के साथ कहा, नहीं, मैं सुल्वीना से वाकिफ नहीं थी। अगर कभी कहीं सरसरी तौर पर मुलाकात हुई भी होगी तो मुझे याद नहीं। मैंने यकायक माइकल की तरफ रुख किया। मिस्टर माइकल, आप भी दारुल हुकूमत से आए हैं? माइकल ने इस दौरान गुफ्तगू में कोई हिस्सा नहीं लिया था, सिर्फ एक ही बार जुबान खोली थी। बकिया औकात में वो एक खामोश तमाशाई की तरह चुपचाप मुझे देखता रहा था। मैं उससे मुखातिब हुआ तो वो जोर से चौंका। पहले मुझे गौर से देखा, फिर बारी बारी मार्था और मैगी की जानिब देखा, फिर इज़्तिरारी अंदाज में उसने पहलू बदला और जरा हैरत से बोला, क्या क्या कहा आपने? मैंने अपना सवाल दोहराया। माइकल ने एक बार फिर पहलू बदला, फिर मध्यम आवाज में जवाब दिया, जी हाँ। उसकी आवाज बलगमी और कुछ खुरदुरी सी थी। अंदाज भी कुछ ऐसा था जैसे वो गुफ्तगू करने पर पूरी तरह आमादा न हो। अगला सवाल करने से कबल मैंने उसे गौर से देखा, मगर उसके चेहरे के बारे में कुछ कहना आसान न था, क्योंकि उसके चेहरे का कुछ ज्यादा हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था जो मौसम की मुनासबत से गैर जरूरी था। सर पर फुलैलेन की टोपी थी जो कदरे मैली नजर आ रही थी। मूछें इतनी दबीज और घनी थीं कि ऊपरी होठ तकरीबन छुप गया था। ठोरी पर छोटी सी गोल दाढ़ी, गले में एक सूती मफलर भी लिपटा हुआ था और आंखों पर चौड़े फ्रेम का सियाह चश्मा। हाथ में एक छड़ी भी थी। वो कदरे मजहूल और बीमार नजर आ रहा था, और अपने हुलिये और कुछ मतकूक से अंदाज की बिना पर उसकी उम्र के बारे में कोई कयास करना मुश्किल था। उसकी उम्र 50 भी हो सकती थी और 60 साल भी। चंद लम्हे बाद मैंने कहा, वहां दारुल हुकूमत में आप क्या करते थे? माइकल ने जोर से सांस ली, मार्था की तरफ देखा, फिर खुरदुरे लहजे में बोला, वहां मैं कुछ अरसे से बेकार था। असल में मेरी सेहत ठीक नहीं रहती।
इसी बिना पर पाबंदी से कोई नौकरी नहीं कर सकता। जब जब सेहत इजाज़त देती है कर लेता हूँ। गोया आपने गुज़िश्ता 2-3 साल से कोई काम नहीं किया। नहीं, सिर्फ 6 माह से। इससे पहले आप क्या करते थे? मुख्तलिफ नौइयत के काम। फिर आप यहाँ चले आए? मैंने बगौर उसे देखते हुए सवाल किया। जी हाँ। क्यों? माइकल थोड़ा सा जुज़बुज़ हुआ। उसने कुर्सी पर पहलू बदला और खुश्क आवाज में बोला, आखिर इसका क्या मतलब है मिस्टर? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैं आपके सवालात का जवाब देने का पाबंद हूँ? आप बिल्कुल पाबंद नहीं हैं, मैंने मुस्कुराकर नर्म लहजे में कहा। आप चाहें तो साफ इनकार कर सकते हैं, मगर इससे शबराती की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। शबराती? माइकल हैरान हुआ। हाँ, मैं मुस्कुराया। शबराती शबराती अगरचे सीधा साधा आम आदमी है, मगर उसके पास अपने ज़राए हैं। वो अगर कुछ मालूम करना चाहता है तो बहरहाल कर लेता है, लेकिन अगर आप ताउन करेंगे तो शबराती बहुत मशहूर होगा, और इसका कम अज कम इतना फ़ायदा भी होगा कि शायद आप पर शुबह करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? माइकल ने यकायक कदरे बरहम होकर कहा। मैं किसी पर शक नहीं कर रहा हूँ। मैंने गर्दन हिलाई। मैं तो सिर्फ मालूमात हासिल कर रहा हूँ, और ऐसा मजबूरन करना पड़ता है। ज़रूरी, गैर ज़रूरी, अहम और फजूल हर तरह की मालूमात करना पड़ती हैं। अगर हम ऐसा न करें तो अंधेरे में टामक टोइयां मारते फिरेंगे और असल मुजरिम तक पहुंचना कभी मुमकिन न होगा। माइकल चंद लम्हे चुप रहा। चौड़े सियाह चश्मे के पीछे उसकी आंखें छुपी हुई थीं, ताहम मैं जानता था कि वो मुझे ही देख रहा है, और ये कि उसकी आंखों में मेरे लिए कोई अच्छा तासुर नहीं है। कुछ देर खामोश रहने के बाद आखिरकार उसने जोर से सांस ली, कुर्सी पर इज़्तिरारी अंदाज में पहलू बदला और खुरदरी आवाज में बोला, मिस्टर, आप अजीब बात करते हैं। ये शबराती वगैरह कौन है? खैर पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैंने आपसे इस शहर में आने की बाबत सवाल किया था। माइकल ने खंकार कर गला साफ किया। मजबूरी थी, अकेला हूँ, उम्र और बीमारी की वजह से परेशानी रहती थी, फिर कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिली, लिहाजा यहाँ चला आया। क्योंकि यहाँ मार्था है, मैगी है, मिस्टर गिलबर्ट भी हैं, और 2-1 और अफराद भी हैं। इन लोगों की वजह से काफ़ी सहारा है। ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि कोई पार्ट टाइम नौकरी मिल जाए तो पूरी तरह से इत्मीनान नसीब हो। आपकी रहाइश यहीं पी रोड पर है? जी हाँ, करीब ही मेरा 1 कमरे का फ्लैट है। आप मिस्टर गिलबर्ट से मिलने अक्सर जाते रहते हैं? मैंने बगौर माइकल को देखते हुए सवाल किया। वहाँ आने जाने वाले लोगों से भी आप वाकिफ होंगे? क्या आप सुल्वीना के फ्लैट में होने वाली कार्रवाई पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अफसोस कि मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। मैं वहाँ जाता हूँ, मगर कुछ ज़्यादा नहीं। वहाँ और कौन आता जाता है, इससे मैं कुछ ज़्यादा वाकिफ नहीं, लिहाजा कुछ कहना मुश्किल है। सुल्वीना से कभी मुलाकात होती है? नहीं, मेरी मुलाकात सुल्वीना से कभी नहीं हुई। माइकल ने पस्त आवाज में जवाब दिया। सुल्वीना भी, जैसा कि आप जानते हैं, दारुल हुकूमत से आई है। क्या वहाँ आप कभी उससे मिले थे? जानते थे उसे? माइकल चंद लम्हे चुप रहा और होठों पर जबान फेरता रहा। फिर खुश्क आवाज में बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि इन सवालों से आपका क्या मतलब है। आप क्या जानना चाहते हैं? खैर, मैं वहाँ उससे वाकिफ नहीं था। अगर कभी किसी तकरीब वगैरह में सामना हुआ हो तो मुझे याद नहीं। मैं खामोश रहा और बगौर माइकल को देखता रहा। उसका चेहरा जितना नजर आ रहा था, बज़ाहिर सपाट था। ये तो महसूस होता था कि वो कुछ बरहम है, लेकिन और कोई तासुर उसके चेहरे पर नजर नहीं आता था जो मेरे लिए उलझन का सबब बन रहा था। कोई बात थी, कोई ऐसी बात जो मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन वाज़ेह नहीं थी। मेरे पास अगरचे कई और सवाल थे जो मैं पूछना चाहता था। 2-1 सवाल मैगी से भी करना चाहता था, लेकिन मैंने इरादा तर्क कर दिया। साफ महसूस हो रहा था कि मजीद गुफ्तगू बेकार होगी। मुझे कोई ऐसी बात मालूम नहीं हो सकेगी जो मेरी मालूमात में किसी किस्म का इजाफा कर सके। इस एहसास का बुनियादी सबब क्या था, ये भी मैं समझने से कासिर था। मैंने यकायक दीवारगीर घड़ी पर नजर डाली और मुस्कुराकर मार्था की तरफ देखा। मिसेस गिलबर्ट, आप लोगों को बड़ी जहमत हुई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने रुककर मैगी की तरफ देखा। अब मैं चलता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर आपको जहमत दूंगा। उम्मीद है आप कोई ख्याल नहीं करेंगी। उस दिन का बकिया हिस्सा और अगला पूरा दिन अगरचे भाग दौड़ में गुजरा, लेकिन बेसमर। तफ्तीश के सिलसिले में कोई कारामद और अहम पेशरफ्त नहीं हुई। दूसरे अल्फाज में और शबराती के बकौल
گاڑی جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ وحشی بدستور پنٹو کا سایہ بنا ہوا تھا۔ اس نے کم از کم 2 بار پنٹو کو سلوینا کی رہائش گاہ کے آس پاس بھٹکتے بلکہ منڈلاتے دیکھا۔ پنٹو یقیناً حیران ہو رہا ہوگا کہ سلوینا کہاں غائب ہو گئی۔ سلوینا کی رہائش گاہ کے پاس بھٹکنے کے بعد اس کا زیادہ وقت پیراڈائز میں ہی گزرا۔ میں نے سلوینا کی نشست و برخاست کے بارے میں جاننے کی مزید کوشش کی۔ وہ اپنی 2 دوستوں کے علاوہ کن لوگوں سے ملتی ہے، لیکن میری یہ کوشش بھی اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مارنے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ تیسرے دن دوپہر کے بعد میں دفتر پہنچا تو میرے کبوتروں، لالوں، بلبل، مینا کے علاوہ انجان، سلیقہ اور ایک خبر میری منتظر تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور بے یقینی سے سلیقہ بیگم کو گھورا۔ واقعی؟ ہاں۔ کس وقت؟ غالباً 2-3 گھنٹے پہلے ہی۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ کوتوالی میں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الجھ کر کہا۔ وہ تو اپنی دوست کے گھر پر تھی۔ مجھے تفصیلات کا علم نہیں، سلیقہ بیگم نے کہنا شروع کیا۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی کوتوالی سے فون آیا تھا، اور یہ فون غالباً سلوینا فرنانڈو کی فرمائش یا درخواست پر ہی کیا گیا تھا کہ آج صبح سلوینا کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل کی واردات سلوینا کے فلیٹ میں ہوئی ہے۔ مقتول کون ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ جرم کے تمام شواہد بظاہر سلوینا کے خلاف ہیں، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ قتل کس وقت ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کل رات، غالباً 9 اور 11 بجے کے درمیان۔ مگر سلوینا تو اپنی دوست کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ وہیں ٹھہرے اور میری اجازت کے بغیر اپنے فلیٹ پر نہ جائے۔ سلیقہ بیگم نے گردن کو جنبش دی۔ آپ نے ضرور کہا ہوگا، لیکن سلوینا نے تسلیم کیا ہے کہ کل رات 9:30 بجے وہ اپنے فلیٹ پر گئی تھی اور 40-45 منٹ وہاں ٹھہری تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور مشکل یہ ہے کہ آلہ قتل پر جو سبزی کاٹنے کی ایک بڑی چھری ہے، سلوینا کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔ اور کیا سلوینا نے جرم کا اعتراف بھی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاید نہیں۔ میں نے ایک سگریٹ سلگائی، 2 کش لیے اور ذہن کو یکسو کرنے کی کوشش کی۔ واردات قتل کی یہ اطلاع میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ جب میں چابی لینے کی نیت سے سلوینا کی دوست کے فلیٹ پر گیا تھا، اس وقت میں نے سلوینا کے سامنے تجویز رکھی تھی کہ اگر چند ایک دن وہ اپنی دوست کے فلیٹ پر ہی ٹھہرے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سلوینا نے حامی بھری تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی، لیکن اب وہ قتل کے الزام میں پولیس کی حراست میں تھی۔ قتل سبزی کاٹنے کی ایک بڑی چھری سے کیا گیا تھا اور اس پر سلوینا کی انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سلوینا اپنے فلیٹ پر کیوں گئی تھی؟ نیز یہ کہ مرنے والا کون ہے؟ وہ فلیٹ میں کیا کرنے گیا تھا؟ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ سلوینا اپنے فلیٹ میں کیسے داخل ہوئی ہوگی؟ چابی تو میرے پاس تھی اور ابھی بھی میری جیب میں پڑی ہے۔ کیا اس کے پاس ایک اور چابی تھی؟ میرا ذہن الجھتا رہا۔ ابتدا میں یہ سارا قصہ صرف اتنا تھا کہ کوئی شخص غالباً کسی شے کی کھوج میں سلوینا کے فلیٹ میں داخل ہوتا تھا، اور مجھے صرف اتنا ہی معلوم کرنا تھا کہ وہ شخص کون ہے اور کیوں اس حرکت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مگر اب بات ایک لاش تک پہنچ گئی تھی اور معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا۔ کون ہے وہ شخص جس کا قتل ہوا ہے؟ کیا یہ وہی شخص ہے جو پہلے بھی فلیٹ میں داخل ہوتا رہا تھا؟ اور کیا اسے واقعی سلوینا نے قتل کیا ہے؟ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ سارے واقعات سلوینا کے فلیٹ میں ہی کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیا ہے اس فلیٹ میں؟ سوال ایک کے بعد دوسرا سوال۔ میں نے ایک اور طویل کش لیا اور ذرا بقرات بن کر سوچا کہ ان سوالوں پر دفتر میں بیٹھ کر سر کھپانا فضول ہے۔ مجھے حرکت میں آنا پڑے گا، چلنا پھرنا بلکہ دوڑنا پڑے گا، اور ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب کے لیے کوتوالی تک جانا پڑے گا، تب ہی کچھ بات بنے گی۔ چنانچہ میں نے سگریٹ ایشٹرے میں بجھائی اور انجان کی طرف دیکھا۔ انجان صاحب، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک کام کر ڈالیے۔ زحمت تو خیر ہوگی۔ انجان نے ٹھنڈی سانس لی۔ لیکن فرمائیے۔ 4 افراد ہیں، مسٹر اور مسز گلبرٹ، ان کی بیٹی میگی اور ان کا ایک کزن مائیکل۔ میں نے میگی اور مائیکل کی رہائش گاہ کے بارے میں انجان کو آگاہ کیا۔ مجھے ان چاروں کے فنگر پرنٹس درکار ہیں۔ یہ کام تم کیسے کرو گے اس کا فیصلہ تم خود ہی کرو، لیکن اس کا خیال رہے کہ انہیں کسی قسم کا شبہ نہ ہونے پائے۔ مزید یہ کہ کام شام تک ہو جانا چاہیے۔ فنگر پرنٹس کے حصول کے لیے تم سگریٹ کیس، لائٹر اور اس قسم کی کوئی چیز استعمال کر سکتے ہو۔ فنگر پرنٹس لینے کے بعد تم فوراً شاہد علی کے پاس چلے جانا تاکہ وہ نشانات کے فوٹو پرنٹس بنوا سکے۔ میں اسے فون کر دوں گا۔ بہتر ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔